Hello friends and welcome back to our YouTube channel UPSC Study Circle by सौरभ. सॉरी फॉर द डिले. तो आज हम फिर से आ गए हैं अपने डेली एमसीक्यू और उसके ऊपर डिस्कशन एंड करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके. तो इससे पहले हम आगे मूव करें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें. तो चलिए हम कल का पहला क्वेश्चन करते हैं. तो कल का जो हमारा पहला क्वेश्चन था, द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट इन 1820s. तो देखिए 1820 से 1830 के बीच में ये यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसको कि लीड किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने. तो बेसिकली ये उस टाइम के सबसे मॉडर्न मूवमेंट में से एक था, जो कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट किए मूवमेंट से भी ज़्यादा आगे बढ़ा था. बेसिकली इन्होंने, जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, इन्होंने बेसिकली रेडिकलिस्ट आइडियाज़ को फैलाना शुरू किए थे और अपनाने की बात की थी. इन्होंने उस टाइम पे ही लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम की बात की थी. ये जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे काम किए थे और इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इंडिया को. तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छे इंसान थे ये. जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस आर मेड बाय बाल गंगाधर तिलक टू कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो पहला ऑप्शन है हमारा, स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल रिलीजियस फेस्टिवल टू प्रोपोगेट नेशनलिस्ट आइडियाज़. तो हाँ, उन्होंने 1893 में उन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया था और 1896 ठीक 3 साल बाद शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया था. इन्होंने ये फेस्टिवल स्टार्ट किया था ताकि वो अपने नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर सके. तो हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही है. एसोसिएटेड विथ होम रूल लीग मूवमेंट. तो जो 1916 में हमारा होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उसके साथ ये प्रॉपरली एसोसिएटेड थे. क्या था बेसिकली, ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने ही लखनऊ पैक्ट पे भी कंक्लूड करवाया था, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच हुआ था. ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए हुआ. तो हाँ, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 भी सही है. तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, 1, 2 एंड 3 डी. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम वाज रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया जॉइंटली विद. तो बेसिकली देखिए 2017 में इंडिया के नीति आयोग और यूएस एड के बीच में एक बेसिकली एनर्जी फोरम के लिए एक मीटिंग हुई थी और एक इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. लेकिन 2018 में इसको और आगे बढ़ाया गया और 2021 में रिसेंटली इन्होंने इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम लॉन्च किया है. तो ये इंडिया के नीति आयोग और यूएस एड के बीच हुआ है. तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द बारदोली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल. तो जो वल्लभ भाई, इसका आंसर हो जाएगा विड्रॉल ऑफ इनहेंस लैंड रेवेन्यू. तो क्या हुआ था बेसिकली उस टाइम पे बारदोली सत्याग्रह इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि देखिए वहाँ पे सडनली 30% रेवेन्यू हाइक कर दी गई थी और ये अनजस्टिफाइड था. तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई इसके चेकिंग के लिए कि क्या ये सही है या नहीं है. और इसके लिए बेसिकली वल्लभ भाई पटेल जो थे वहाँ पे, उन्होंने एज अ लीडर वहाँ पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था. और इसके कारण ये बात आप ध्यान में रखें हमेशा, ये जो वल्लभ भाई पटेल को ही सरदार कहा जाता है और सरदार बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की जो वुमेंस थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था और वहीं पे इसी मूवमेंट के दौरान दिया गया था. जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट दांडी. तो हाँ देखिए बेसिकली 12 मार्च 1930 में ये स्टार्ट हुआ था. 12 मार्च 1930 में ये स्टार्ट हुआ था. 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँचते ही उन्होंने सॉल्ट का जो ढेर था वो उठा लिया था, अपने हाथों में उठा लिया था. बेसिकली उस टाइम पे ये चीज़ लॉ के अगेंस्ट था, तो इसलिए उन्होंने ये लॉ को तोड़ा अपने हाथों में सॉल्ट को लेके. क्या था बेसिकली देखिए, ये जो पूरा का पूरा सॉल्ट का कारोबार था, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश संभालती थी, ब्रिटिश सरकार संभालती थी और इंडियन को इसके ऊपर कोई भी हक नहीं था. तो क्योंकि महात्मा गांधी जी ने उस समय जाके सॉल्ट को उठा लिया था अपने हाथों में, उन्होंने ये लॉ को ज़रूरी तोड़ा था. तो ये बिल्कुल सही हो गया हमारा फर्स्ट. सेकेंड ऑप्शन था हमारा, के किलप्पन लेड अ सॉल्ट मार्च टू विदरान्यम ऑन द तंजोर कोस्ट. तो नहीं, तंजोर कोस्ट पे जो थे सी राजगोपालाचारी, विदरान्यम से पे जो गए थे तंजोर कोस्ट पे, वो सी राजगोपालाचारी गए थे. के किलप्पन जो थे उन्होंने कैलीकट से स्टार्ट करके पलिनियोर में गए थे और वहीं पे अपना ये सॉल्ट मार्च कंटिन्यू किया था. तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, सरोजिनी नायडू पार्टिसिपेटेड इन नॉन वायलेंट सॉल्ट मार्च टू दर्शन सॉल्ट वर्क्स. तो हाँ, सरोजिनी नायडू 2000 से ज़्यादा लोगों को लेके दर्शन सॉल्ट वर्क्स पे गई थी, जिसमें कि गांधी जी के बेटे भी उनके साथ गए थे. तो देखिए वहाँ पे पहुँचते ही ये चुपचाप बैठे थे, स्ट्राइक करने के लिए बैठे थे. लेकिन वहाँ पे क्या किया, जो ब्रिटिश आर्मी के लोग थे वहाँ पे, उन्होंने रिट्रीट किया और उन्होंने
लाठी चार्ज कर दिया इनके ऊपर, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई थी और 350-400 से ज़्यादा लोग घायल थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। तो जो हमारा इंडिया है, ये एक बहुत ही बड़ा रिज़र्व है आज के टाइम पे यूथ का। हमारे देश का जो एवरेज पॉपुलेशन ऑफ यूथ है वो 29 ईयर है। अगर आप देखेंगे किसी भी डेवलप्ड कंट्री की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तो उसके जो एवरेज एज जब वो डेवलपिंग फेज़ में होते थे तो उनका एवरेज एज 20 टू 35 ईयर्स होता था। तो आज भी हमारा देश जो है 29 ईयर जो हमारा एवरेज एज है, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपिंग से डेवलप्ड फेज़ में जाने की को तैयार है। लेकिन हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके पास बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है नेशन बिल्डिंग करने के लिए। लेकिन हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि चैलेंजेस आखिर है क्या। उन चैलेंजेस को ओवरकम करके एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा हमारा, जिससे कि हम चैनलाइज कर सके इस पोटेंशियल को और एक सही तरीके से एक सही वे में इसको। अगर हम नेशन बिल्डिंग को ब्रॉड सेंस में बात करें तो ये इनकम्पास करता है लाइक डेवलपमेंट, वेलबींग से लेके सिक्योरिटी। जो भी हमारे देश के सिटीज़न हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इनको अलग अलग पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। देखिए, अगर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा और साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज भी इन्हेंस हो जाएंगे, जिससे कि डेवलपमेंट अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो देखिए, अगर पॉलिटिकली अगर हमारा देश स्टेबल हो जाए, जैसे कि नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल पे जो अलग अलग सरकारें आ जाती हैं, हर 5 साल में नया इलेक्शन होता है, सरकार बदलती है, नए रूल्स लाती है, नए तरीके के प्लान्स लाती है, तो ये हर जो सारी जो अलग अलग सरकारें हैं, सारी सरकार अलग अलग तरीके से काम करती है, तो उसके कारण पॉलिटिकली स्टेबल ना होने के कारण हमारे देश का डेवलपमेंट रुकता है। तो अगर हमारा देश पॉलिटिकली स्टेबल हो जाए तो देश का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी अच्छे पेस में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को दो पॉइंट में मेज़र किया जाता है, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ ऑफ द पीपल। तो देखिए, अगर हम एक पर्टिकुलर इंसान को डेवलप करें तो नेशन अपने आप ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल कोहेशन। अब देखिए, हमने एक हर इंडिविजुअल को तो डेवलप करना शुरू कर दिया, एक इंडिविजुअल एंटिटीज़ के तरीके से डेवलप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके लिए सोशल कोहेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक सोसाइटी जो है, एक सोशल जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है अलाइन करने में, जो हमारे इंडिविजुअल एनर्जीज है उनको अलाइन करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए, जो हमने सिटीज़न और नेशन को बिल्ड किया वो किसी वैक्यूम में तो तैयार नहीं हो सकता ना, किसी वैक्यूम में तो ऑपरेट नहीं हो सकता। तो हमें फिजिकल इन्वायरमेंट जो है हमारे इनहेबिटेट है, तो उनको कहीं ना कहीं हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उनको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बड़े टाइम के लिए हम सस्टेन कर सकें। आखिर रोल क्या है यूथ का हमारे नेशन बिल्डिंग में, सेंटर रोल क्या है नेशन बिल्डिंग में यूथ का? देखिए, क्या है कि हमारा नेशन जो है, हमारे नेशन के जो यूथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दिएस्ट नहीं है और ना ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो इनकी एनर्जी है और वाइटैलिटी है वो कहीं ना कहीं देश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बिल्ड करने के लिए। जैसे कि आप देखें कि वाइटैलिटी है और कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेजर कोर आप देख लें, वो कहीं ना कहीं यूथ लोगों से ही चल रही है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देख लें, आईटी प्रोफेशनल को देख लें, इंटरप्रेन्योर्स को देख लें, सारे के सारे एक वाइटल एरिया, जो भी वाइटल एरिया है उनमें डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और ये सारे के सारे एक यंग वर्किंग पॉपुलेशन को ही बेयर करते हैं। ये जो है टॉर्च बेयरर से चेंज है। जैसे कि आप देखें कि इनके पास एक आइडिया है, जो यूथ है हमारे, उनके पास आइडिया है, उनके पास गोल है, उनको पता है कि किस तरीके से हमें अचीव करना है अपने गोल को। तो ये अपने आप में ही एक ड्राइविंग फोर्स बन जाती है रिफॉर्म्स लाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात कर ले गिग इकोनॉमी की, तो ये गिग इकोनॉमी है क्या? ये यंग पीपल के थ्रू लाया गया एक पॉजिटिव डिसरप्शन है वर्क कल्चर में। अगर हम बात करें प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो ये यूथ की जो कैपेबिलिटीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि देखिए, हमारा जो देश है इसमें यंग पॉपुलेशन है और यही हमारे देश को शेप करने में, एक इकॉनमी और सोशल वे में शेप करने में काम आने वाली है। जैसे कि आप एजुकेशन लेवल देख लें, अगर हम अपने यूथ को एजुकेट करते तो ये कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो कि कल के लिए पोटेंशियल तैयार करेगा। एक देखिए, हमारे जो यूथ है उनके पास ड्रीम्स है, होप्स है, पैशन है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। ये इनके पास एक एम्बिशन है। ये एम्बिशन क्या करेगा, वक्त के साथ धीरे धीरे अपने आप ही ये ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी देश को डेवलप करने के लिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देख लें, करप्शन फ्री जो सोसाइटी बनाने के लिए हमारे यूथ ने किया क्या है
कई सारे ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने कि ई गवर्नेंस बनाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो चीज़ें ये लाई किसके थ्रू गई है, ये यूथ के थ्रू लाई गई है। बाय इनोवेशन बाय दर एम, ये उनका एम क्या था, अब देश को करप्शन फ्री करने का था। अब देखिए जैसे कि अगर हम ऑफलाइन कोई भी चीज़ें करने जाते हैं तो उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन चीज़ें सारी की सारी चीज़ों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे कि ई गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑनलाइन चीज़ें हो गई। तो ये अपने एम को लेके अपने एम की तरफ आगे बढ़े और कहीं ना कहीं करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने के लिए एक मेजर कदम भी बन गया ये। हमारे जो यूथ हैं ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। तो पहला पॉइंट है हमारा बीइंग द वर्कफोर्स ऑफ द नेशन। देखिए हमारे आज के टाइम पे जो है ये एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो यूथ है ये कहीं ना कहीं एल्डर और जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो इस इनके सपोर्ट करने के कारण क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। और ये कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं एक जनरेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए, जो कि डायरेक्टली और डायरेक्ट या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं आप, बिल्ड करता है नेशन को धीरे धीरे। और जो ये एक तरीके का क्रिएट करते हैं कल्चर, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं ओयो के जो ओनर है, आप उनका अपने आप में एग्जांपल ले सकते हैं। उन्होंने एक सोच के साथ स्टार्ट किया, एक आइडिया के साथ स्टार्ट किया इन चीज़ों को बढ़ावा देना, और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं वो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी ब्यूरोक्रेट है आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा यूथ ही ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो वो अपने एक्शन के थ्रू, अपने सोच के थ्रू एक बदलाव ला सकते हैं, एक सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं, ये शेप कर सकते हैं अपने नेशन को अपने चॉइसेस के थ्रू। देखिए हम डायग्राम से समझेंगे कि कंट्रीब्यूशन आखिर है क्या। देखिए वर्कफोर्स जो है नेशन का वो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूथ का है। लीडरशिप है, इनके जो थॉट एंड एक्शन है इसमें लीडरशिप है कहीं ना कहीं। जो एक कल्चर है, एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है, और ये सारे के सारे साथ में मिलकर क्या करते हैं, नेशन को शेप करते हैं, एक सही तरीके से शेप करते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। आखिर चैलेंजेस क्या है, तो चलिए हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर एजुकेशन है नहीं हमारे देश में। एजुकेट अगर हम बोले तो एजुकेशन के बाद भी आज के टाइम पे लोगों को इस तरीके की एजुकेशन नहीं दी जा रही है कि वो प्रॉपर जॉब पकड़ सके, उनके पास प्रॉपर जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है। और साथ में अगर हम हेल्थ की बात कर ले तो हेल्थ भी, न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं है, तो जो देखिए न्यूट्रिशन है नहीं, प्योर न्यूट्रिशन है हमारे देश में, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है जो भी, मतलब किसी लेबर का हम अगर एग्जांपल ले लें तो वो डायरेक्टली उनको, उनकी प्रोडक्टिविटी को थ्रेट करता है। अगर कोई लेबर ठीक ही नहीं रहेगा तो वो वर्क क्या करेगा, वो काम क्या करेगा, तो पुअर न्यूट्रिशन के कारण वो जब काम ही नहीं कर पाएगा तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी। सेकेंड पॉइंट हमारा स्कार्स स्किल एंड इवन मोर स्कार्स अपॉर्चुनिटी। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि स्किल ही नहीं है। अब देखिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बस रट्टा मारना सिखाता है, रट्टाफिकेशन सिखाते हैं कि आप रट्टा मार लो, आप नंबर ले आओ, पास हो जाओ। लेकिन सिर्फ ये रट्टा मारना, ये रट्टाफिकेशन से ही तो आप पास नहीं हो सकते ना। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको एक फील्ड में उतारना पड़ेगा, फील्ड में आपको फील्ड वर्क सिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आखिर उसके एप्लीकेशंस क्या है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके एप्लीकेशंस क्या है, तभी जा कर के हम कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकेंगे। साथ में जो है अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। अब देखिए अभी क्या कोविड का टाइम चल रहा है, अब कोविड के टाइम पे लोग पास हो जा रहे हैं, डायरेक्टली पास हो जा रहे हैं। अब पास होने के बाद जॉब है नहीं उनके पास, तो घर पे बैठे हैं। अब जब अपॉर्चुनिटी नहीं तो लोगों में पढ़ने का सेंस कहाँ से आएगा। अब लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं कि चलो हम भैया कल को अपने फ्यूचर को स्टेबल बनाएंगे। अब जब स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी, उनको पता ही रहेगा कि हम हमारे लिए जॉब तो आने वाला नहीं है, कैंपस सिलेक्शन होने वाला नहीं है, तो वो क्या पढ़ाई करेंगे, क्या ही उनके मन में क्या ही रहेगा। उनको तो यही पता है कि हमारे लिए जॉब है नहीं अभी अवेलेबल, तो हम क्या पढ़ेंगे, सरकार हमें पास कर ही दे रही है। तो इनको कहीं ना कहीं हमें मेंटेन करना पड़ेगा, हमें इस चैलेंजेस को दूर करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हैव टू बियर डिसप्रोपोर्शनेट रिस्क। तो देखिए आज की जो यंग यंग पीपल है वो अगर एस्पायर करते हैं कि उनको पॉलिटिशियन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन है आज के टाइम पे, तो उस कंपटीशन के बाद अगर, जैसे कि आप अगर सिविल सर्वेंट की बात करते हो, आपने एस्पिरेंट देखा ही होगा, एस्पिरेंट देख के बहुत सारे लोग मोटिवेटेड तो हो गए, लेकिन जब बाद में उनको पता चला कि आखिर इनका सक्सेस रेशियो क्या है, 0.01, तो वो सारे के सारे पीछे हट गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पीछे हट गए। तो यही होता है कि देखिए आप सोच तो लेते हैं, आप चाहते तो हैं बनने का, लेकिन सक्सेस रेशियो जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे कंपटीशन के लिए हैं। लेकिन उसके बाद आखिर जॉब वैकेंसीज कितनी है, तो लोगों के पास आज के टाइम पे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिस्क एसोसिएटेड है, बहुत ही बड़ा रिस्क एसोसिएटेड है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एब्सेंस ऑफ नर्चरिंग इकोसिस्टम। तो देखिए आज के टाइम पे नेशन बिल्डिंग के लिए हम सपोर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वैसा इकोसिस्टम ही नहीं है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है।
जो कि हमारे यूथ को दिया जाए। क्योंकि देखिए अगर हम बात कर ले एक यूथ की, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे यूथ के पास एक प्रॉपर कैपिटल है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए, अपनी कोई कंपनी, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम की मिसिंग होने के कारण, उस इकोसिस्टम के मिस होने के कारण वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाते, कोई मैकेनिज़्म नहीं होता है उनका जो कि पॉलिटिकल सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मतलब इस तरीके की जो भी जिनकी भी हाई थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं आखिर इसको ओवरकम करने के लिए? तो सबसे पहले तो हमको एक हेल्थियर सोसाइटी की तरफ मूव करना पड़ेगा, जो कि हमारे न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हमें अपना न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से हम न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा सकें। एक प्रॉपर डिजीज़, जो जिस तरीके से डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, कोविड बढ़ते जा रहा है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, जो हमारा कंपाउंडेड इफेक्ट है उनको रोकें, ताकि जो हमारी हेल्दी सोसाइटी बन सके और एक बेटर प्रोडक्टिविटी की तरफ हमारी सोसाइटी बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सिस्टम। देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को एजुकेशनल सेक्टर में उतारने के लिए लाई गई है, ताकि आज तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो कहीं ना कहीं रेक्टाफिकेशन वाला था। लेकिन इन चीज़ों को बदल के अब हम एक प्रॉपर एजुकेशन लेवल पा सकें, इसके लिए हमारा एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो ये बहुत ही अच्छा है एजुकेशन पॉलिसी 2020, आप इसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोवाइडिंग एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री एजुकेशन लिंकेज। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग पढ़ ही लेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा गरीब होते, तो वो ज़रूरी नहीं है कि यार वो हर तरीके से पढ़ ही लेंगे। अब देखिए अगर हम एक इंजीनियर है आज के टाइम पे, और इंजीनियरिंग के बाद वो तैयारी किस चीज़ की कर रहा है, सिविल सर्विसेज की कर रहा है। एक एमए कर रखा है किसी आदमी ने, और वो कर क्या रहा है, लेबरगिरी कर रहा है। अब कोई इंसान 10th पास है, 12th पास है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अब वो पॉलिटिशियन बन जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है यार, देखें कि आपके पास पैसा है तो ही चीज़ कर पाओगे, आपके पास एजुकेशन है तो ही चीज़ें कर पाओगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है तो आपको उस लेवल की जॉब मिल जाएगी। देखिए आपको जो बनना है आप सोच लो ना, आपको क्या बनना है, क्या करना है, आप इस चीज़ के बारे में सोच लो। उस चीज़ के बारे में सोचने के बाद अगर एक उस चीज़ के लिए ही आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। जैसे अगर कोई इंसान सिविल सर्विसेज ही क्लियर करना चाहता है, तो आप 10-12 से ही अपने बचपन से ही उस तरीके की तैयारी करो। अगर आपको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, कोई एक अपना इंस्टीट्यूशन चलाना है, या फिर किसी तरीके का आपको फैक्ट्री खोलना है, तो आपको उस तरीके का स्किल सिखाया जाए कि किस क्या क्या चीज़ें लगेंगी, आखिर मार्केटिंग स्किल्स क्या हैं, ये स्किल्स क्या हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, आपको कोई मशीन ऑपरेट करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा मतलब बैकवर्ड एरिया से आ रहे हो आप, अगर आप लेबर हो, अगर आपको आपके लिए मशीन दी गई है और आपको मशीन ऑपरेट नहीं किया जाता, तो आपको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए कि आपको पता चले कि आखिर ये मशीन ऑपरेट किस तरीके से होती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये स्किल प्रोवाइड अगर हम कराएंगे, अगर इंडस्ट्री मतलब ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से लिंक करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो हाँ, हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लानी पड़ेंगी, किसी तरीके से। जो भी हमारे इंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी मतलब लोग आज के यूथ हैं, वो कहीं ना कहीं इनकरेज हो पाएँ। अगर आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाओगे तभी तो यूथ इनकरेज होकर ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ पाएगी, हमारा जो क्लाइमेट है वो compete कर पाएगा। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं रहेंगी, यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं रहेगी, तो वो काम कहाँ से करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड वाइब्रेंट कल्चर। देखिए आज के जो यूथ का एक वाइटल नेचर है जो कि इम्प्रेस कर देता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव कल्चर मिलना चाहिए बचपन से ही। आपके पेरेंट हो गए, टीचर हो गए, स्कूलिंग सिस्टम हो गया, जब तक वो इंटरेक्ट नहीं कर लेते हैं सोसाइटी और मार्केट और गवर्नमेंट से, तब तक उनको एक प्रॉपर आप सपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको, ताकि उनकी जो सोच है वो आगे बढ़ सके। आप देखते होंगे कि सोसाइटी में अगर कोई भी कुछ करने की सोच रहा है, तो उनको सपोर्ट करने की जगह पे डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। अरे तुझसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, देख कितना ज़्यादा कंपटीशन है आज के टाइम पे, तुझसे कैसे होगा। तो ये इन चीज़ों की जगह पे आप उनको सपोर्ट करना शुरू करो, आप किसी तरीके से हेल्प करना शुरू करो यूथ को, तभी जा कर के वो एक वाइब्रेंट कल्चर बना पाएगा। आप यूथ को फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल और इमोशनल सपोर्ट तो दो एटलीस्ट, ताकि वो कुछ कर सके, कुछ सोच सके। अगर आप उनको सपोर्ट ही नहीं करोगे, तो वो नेशन बिल्ड करने के लिए किस तरीके से काम आएगा। अब वो तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इसके ऊपर अपना अपना ऐसे लिखें, और ये ऐसे लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूरी फॉरवर्ड करें। तो चलिए अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं आज के एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर फॉलोइंग, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। Third, the tidal range is greater than normal. Which of the following
Which above the given conditions define which of the following tides? A. Apogean spring tides, B. Perihelion spring tides, C. Perigean spring tides, या D. Ephelion spring tides. Second question, which of the following is our favorable conditions for the faster decomposition of the organic matter in the soil? First, lack of oxygen. Second, detritus rich in nitrogenous substances. Third, cold temperatures. 2 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, yeah 1, 2 and 3. Third question, which of the following is are the components of Bharatmala Pariyojana? First, development of economic corridors. Second, development of border and international connectivity roads. Third, development of port connectivity roads. Yeah, fourth, development of expressway. 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4, या 1, 2, 3 only. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द igneous rocks? They can form beneath as well as on the surface of earth. Second, they are devoid of foils. Third, quartzite and granite are igneous rocks. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 only, or D 1, 2 and 3. Last question हमारा, consider following statements regarding the periodic labor force survey. First, it aims to provide labor and employment data for both urban and rural areas. Second, it is conducted by the National Statistical Office. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? तो आप तब तक आंसर करें इन सारे के सारे क्वेश्चंस का हमारे टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई नई चीज़ ऐडअप करूं और साथ में आपके लिए कुछ नई चीज़ें लाऊं, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाएं और मुझसे कांटेक्ट करें। तब तक आंसर करते रहें और अपने आंसर्स को टेलीग्राम पे सबमिट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।